मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो इसमें मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो अभी जैसे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आज मेरा दूसरा दिन है मेनली। तो दूसरे दिन में मैं मान लो इतनी चीज़ें तो खोज पा रहा हूँ, इतनी चीज़ें लिख पा रहा हूँ, एज ए VS कोड वगैरह ये सब चीज़ें चला पा रहा हूँ, ठीक है। बट फिर भी प्रॉपरली अभी नहीं चला पाऊँगा एज परस्पेक्ट जैसे कोई टीचर चला रहा है, कोई सीखा सिखाया। देखो सीखा सिखाया व्यक्ति बहुत लंबे समय से एक्सपीरियंस लेके बैठा पड़ा है, और अभी हम एक दिन आए हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। हम कमांड पकड़ेंगे धीरे धीरे और उससे थोड़ा प्रोडक्टिवनेस पकड़ लेंगे। प्रोडक्टिवनेस का मतलब ये है, जहाँ उसने 10 साल में सीखा हम 2-1 महीने में सीख लेंगे। लेकिन बताऊँ हर चीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी स्किल क्यों ना हो, आप सीख सकते हो ईजिली अगर आप प्रोडक्टिव चलो। जैसे मान के चलो, इसको मैं थोड़ा सा थ्योरीज टाइप बताता हूँ। मेनली इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ मैं कि मेमोरी ऑफ, देखो एक इंटेलिजेंस मतलब लॉजिक ऑफ एक्ट, इंटेलिजेंस मतलब स्ट्रेटेजिकल एक्ट, ठीक है। मैं इंटेलिजेंस मतलब कैसे एग्जीक्यूट करा जाए और मैनेजमेंट करा जाए और स्ट्रेटेजी बिल्ड करी जाए, मेनली इसमें चलता है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंस हमारा ह्यूमन कोड कंपोनेंट है, ठीक है। मेनली हम ह्यूमंस केवल इसलिए नहीं जानना चाहते कि हमारी प्रोसेसिंग यूनिट फास्ट है, हमारी न्यूरॉन्स तेज़ है, नहीं। केवल हम अपनी न्यूरॉन्स आइडेंटिटी नहीं जानना चाहते, 2 आइडेंटिटी और होती है हमारी। हम एक लिविंग बीइंग है मेनली, जो कि यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि हम एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग है मतलब एनिमल से हम थोड़ा अलग है, मॉडिफाइड है। दूसरी चीज़, हम अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब हमें कोई पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज हम एक तरीके से अपने आप में पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। कैसे हम कनेक्टेड है लिविंग बीइंग से, कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति है, और कॉन्शियसनेस और हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हम ह्यूमन है, ठीक है। तो 2 आइडेंटिटी तो ये हो गई। एक इंटेलिजेंस आपके प्रोसेसिंग यूनिट, मेनली कि आप कैसे प्रोसेस करते हो, कैसे इंटेलिजेंस करते हो। तो हाँ, मेन पहचान हमारी जो आइडेंटिटी है वो इंटेलिजेंस है। बट जब मैं कहूँ ह्यूमन कि हम क्या जीवित प्राणी भी है, तो हमारी एग्जिस्टेंस लिविंग बीइंग में भी आ जाते हैं। क्या लिविंग बीइंग ओनली जरूरी है कि इंटेलिजेंट हो? नो, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो यहीं पे हमारे सॉल्व हो गया कि एग्जिस्टेंस अलग अलग स्टेट्स में होती है, अलग अलग स्टेजेस में होती है। तो वहाँ से हमें एक चीज़ आराम से पता चलती है कि केवल हम इंटेलिजेंस के कारण ह्यूमन नहीं जाने जाते, केवल हम इंटेलिजेंस के कारण क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस। अब ये इंटेलिजेंस क्यों ह्यूमन के बेसिस पर, तो स्ट्रेटेजिकली हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ हम इंटेलिजेंट है तभी तो ह्यूमन कहला रहे हैं, वरना एनिमल कहलाते कोई। या बात सही है। बट अब सेकंड केस और आएगा, थर्ड केस और आएगा जो इसको कंप्लीट कर देगा कि हाँ रियली में हम केवल इंटेलिजेंस से, एक प्रोसेसिंग यूनिट से हम पूरा एक लिविंग बीइंग नहीं कहलाते एज ए ह्यूमन। हम पे 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट, हम एक इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कैसे? हमारी प्रोसेसिंग यूनिट औरों से तेज है। दूसरी चीज़, हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं एग्जिस्ट करते हैं जैसे एक लिविंग बीइंग जो कि कॉन्सिस्टेंटली कनेक्टेड रहती है पूरे यूनिवर्स से। एज अवर हम पूरे एक अपने आप में यूनिवर्स में है। मान लो एक सिंपल कंप्यूटर बना, ठीक है। सिंपल कंप्यूटर ऑपरेट उसी ऑपरेशंस पे चल रहा होगा जो नेचर में होते हैं पहले से। 0-1 तो हमें वहाँ पे रियलिटी फिलोसफी में भी ये भी पता चलता है कि 0-1 मतलब फॉल्स और ट्रू कैलकुलेशन से आइडियलाइज और मटेरियलिस्ट में हम यहाँ पे कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं मैनुअली, ठीक है। तो हमें यहाँ समझ आता है नेचर का ये लॉजिक है, इंसान ने कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, बस रूप बनता है, ठीक है। बट जब हम उसमें और कंपोनेंट जोड़ते हैं, पूरा एक कंप्यूटर बनाते थे, एक सिस्टम बनाते थे, देन हम उसे यूँ नहीं कह सकते वो इंसान की तरह अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड है। उसमें कुछ कंपोनेंट्स हमने जोड़ रखे हैं। पर इंसान की बॉडी जब है तो इंसान की बॉडी समय के हिसाब से बदलती रहती है ऑटोमेटिकली। समय के हिसाब से उसमें अपने आप चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस ना तो हम करते, ना वो चेंजेस क्या बोलते हैं कोई क्रिएटर करता, ना कोई चेंजेस वो कोई अदर पर्सन करता, बल्कि हमारे पार्टिकल खुद अरेंज होते हैं, ठीक है। मेनली तो हमें ये समझना चाहिए कंपोनेंट कि हमें जो निर्माण करता है, हमें जो बदलाव करता है, हमें जो क्या बोलते हैं चेंजिंग करता है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक पार्टिकल नहीं है, बल्कि पूरी धरती ही हमें, पूरी यूनिवर्स ही हमें, पूरा कॉन्शियसनेस ही हमें चेंज करता है ओवरऑली। कैसे? मान लो मेरे को कोई बीमारी हुई है और मुझे उससे लड़ने की डिजीज़ बनानी है, तो मेरे पे जरूरी नहीं कि केवल एक ही प्रकार का
केमिकल पनपेगा, ये एक ही प्रकार का कंपोनेंट बनेगा और एक ही प्रकार का एलिमेंट बनाएगी मेरी बॉडी और उसी से मुझे ठीक कर देगी। नहीं, मिश्रण बनेंगे। मिश्रण मतलब कि मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स बनेंगे, मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेन्स मेरे बॉडी में उसको ऑपरेट कराएंगे। देन मेरी पूरी क्योरेशन होगी, मैं चेंज होऊंगा, बदलूंगा और क्या बोलते हैं अलग तरीके से स्टाइल में दिखूंगा। तो ओवरऑल जो मेरा ढांचा चेंज हुआ वो एक चीज़ ने नहीं करा, पर्टिकुलर एक केमिकल ने नहीं करा, बल्कि होल सिस्टम ने ही अपने आप को चेंज कर लिया। क्या ये कंप्यूटर कर सकता है? कभी भी नहीं। क्यों नहीं कर सकता? इंसान की बनाई हुई हर चीज़ लिमिटेड ही होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। इंसान कहता है कि मैं एआई को थॉट जनरेट कर दूंगा, आप एक काम करो, उस ग्रह पे भेजो जहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ उसको दो ताकत दो, एक ऑब्जर्वेशन और एक थोड़ी इंटेलेक्चुअलिटी, कि उस पर थोड़ा तर्क लगाए। आप देखना कि ह्यूमन भी इसी तरीके से डेवलप हुआ है, पर ह्यूमन के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो नेचर करता है। आप मान लो किसी एक ग्रह में भेजा किसी एक रोबोट को, उसको सिर्फ दो टेक्निक दी, एक ऑब्जर्वेशन और इंटेलेक्चुअल। ऑब्जर्वेशन में मतलब कि देखना आसपास है क्या, और इंटेलेक्चुअल मतलब जो देखा है उसको थोड़ा और मॉडिफाई करो अपने अनुसार। तो एक समय में हमें आके ये समझ में आएगा, वहाँ का जब हम उसको वापस लाएंगे 1-1.5 साल बाद, तो मैं समझ में आएगा इसने केवल उसी की तस्वीर बनाई है अपने अनुसार। इसे कहते हैं ह्यूमन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनालिसिस। क्या है ये ह्यूमन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनालिसिस? मैंने कोई तस्वीर देखी, मुझे गोल दिख रही है, क्यों? मैं उसको गोल ही देख सकता हूँ, मेरी आंखों में पैटर्न वो बन रखा है। मुझे कोई सूर्य दिख रहा है, मैं उसको पीला ही देख सकता हूँ, बिकॉज मेरी आंखों में उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रखा है। मैं कहता हूँ ये तो ह्यूमन की तरह हो रहा है, बट यहाँ ह्यूमन में तो वो दोनों प्रोसेस है ही है। ह्यूमन में और भी प्रोसेसेस है मेरे लिए, केवल ये प्रोसेस नहीं है। ह्यूमन में जब वो चेंजेस हो रही है, नेचर उसे चेंज कर रहा है, तो एज अ उसका ये भी डेवलप हो रहा है, एज अ उसका क्या बोलते हैं और भी चीज़ें डेवलप हो रही है, और भी चीज़ें चेंज हुई है। रोबोट ने जब बनाया तो हमने देखा उसने वहाँ की वो जो ग्रह था उसका सरफेस बना दिया, ये सब कुछ बना दिया, थोड़ा मोटा अपने अनुसार फीचर्स बना दिए, कलर वलर को आइडेंटिफाई कर लिया, ये सब कर लिया, ठीक है। तो ये नॉलेज है एक तरीके की, ठीक है। पर एक हद के बाद में आके रोबोट ने और चीज़ें इंटेलेक्चुएट करना बंद कर दिया, बिकॉज ऑब्जर्वेशन लिमिटेड थी, चीज़ें और कुछ थी नहीं, चेंजेस हो नहीं रही थी। हो सकता है उसने आसमान को देखा तो आसमान में तारे वारे बहुत ब्रह्मांड है, तो वो स्केलिंग में अपनी बात नहीं करेगी। मैं एक आइसोलेटेड चैम्बर की बात करूँगा, क्योंकि मैं लिमिट बताना चाहता हूँ। इंसान की लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि इंसान एक काले कमरे में बैठे बैठे भी अपने दिमाग के द्वारा उसकी प्रकृति उसमें इतने चेंजेस कर देगी कि वो काले कमरे में पूरा ब्रह्मांड बता देगा अपनी कल्पनाओं से। एक रोबोट नहीं बता सकता। यदि एक रोबोट के आसपास ब्लैंक पेज रख दिया तो एक तो पहले बात तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ऑब्जर्व भी कर दिया ब्लैक रंग, तो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसे कोई नाम नहीं दे पाएगा, पहचान नहीं दे पाएगा। तो यहाँ हमें समझ में आती है कि हमारी इंटेलिजेंस केवल ऐसी नहीं है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर ले, प्रोसेस करें। कुछ चीज़ें हम फैक्ट के फॉर्म में गेन करते हैं, एज अ डेटा की तरह फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हम आइडेंटिफाई, इंटेलेक्चुअलिटी, नेचर हम में ही चेंज करता है। मैं 1 महीने बाद मैं नहीं रहूँगा, बिकॉज मेरी सारी सेल्स मेरे से बदल जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रॉय होएगी, गेन होएगी, डिस्ट्रॉय होएगी, गेन होगी। तो ये जो ओवरऑल चेंज हो रहा है, तो इससे मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी माइंडसेट, मेरी मेंटेलिटी हर बार चेंज हो रही है। यही नेचर करता है। आपका आसपास का वातावरण के हिसाब से जो सूटेबल होगा, वातावरण उसे खुद बनाता है। उसके बनाई हुई रचना दोबारा रचना नहीं बनाती। किसी ने रोबोट बनाया तो जरूरी नहीं है बिल्कुल एज इट इज़ यूनिक तरीके से, नए तरीके से वो रोबोट बना दे। अपना रेप्लिकेट बना लेगा, डुप्लीकेट बना लेगा, क्योंकि वो चीज़ पहले से ही है। बट कुछ नया बना देना रोबोट से, रोबोट एक नए तरह का रोबोट, ये नए तरह का सिस्टम बना देना, ये हम पॉसिबल नहीं ले सकते। रियलिटी है। क्यों? उसका हम नेचर तय नहीं कर रहे, हम उसका नेचर बिल्ड नहीं कर पाते। अब नेचर केवल ओनली वातावरण नहीं होता, नेचर होता है जहाँ हम रह रहे हैं, उस हिसाब से क्या उसने हमें पनपनाया है। एक रोबोट का नेचर कौन होगा? उसका क्रिएटर। एक रोबोट का नेचर कौन होगा? उसका क्रिएटर। 3 नेचर होते हैं, ठीक है। एक वो जिसने उसे बनाया है, वो भी अब मान के चलो वो तो लिमिटेड था, उसकी लाइफ लिमिटेड थी, वो गुजर गया, ना तो वो दोबारा आने का वापस। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि नेचर एक अकेला नहीं है, केवल हमारा आसपास का वातावरण नहीं है कि हमें सूटेबिलिटी दे। नेचर वो भी कहलाता है जो क्या बोलते हैं हमें क्रिएट करा है। तो कोई रोबोट क्यों सोचे कि एज अ मैं सब कुछ बना दूंगा? नो,
क्योंकि आपकी लिमिट बन जाएगी। लिमिट कैसे बन जाएगी? ऑब्जर्व करा आपने प्लेनेट पे, ऑब्जर्व करते ही आपने देखा कि या मेनली मुझे क्या बोलते हैं, मैंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, ठीक है, थोड़ी मोटी आइडेंटिफाई कर ली, एक हद के बाद आके वो लिमिटेड होती है कि बाउंड होते चले जाएगी, और आखिर में आके वो मेमोरी बनाना बंद कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल केस यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, और मैंने यहाँ पे अब ये समझाया कि पहली बात तो एक ह्यूमन केवल अपनी इंटेलिजेंस से नहीं जाना जाता, ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। एग्जिस्टेंस कैसा मतलब कि हम ह्यूमन है, हम बींग्स है, हम कॉन्शियसली यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं, हमें नेचर का बार बार चेंजेस करता रहता है, सेकेंड चीज़। और थर्ड चीज़ जो मैं बताना चाहता था कि हम ह्यूमन की कैटेगरी में, स्ट्रेटेजी में, तो ह्यूमन तो हम आइडेंटिफाई हो रहे इंटेलिजेंट पर्सन से, है ना। एक रोबोट भी इंटेलिजेंट होगा, बट रोबोट चेंजेस नहीं कर पा रहा अपने अंदर, बदलाव नहीं कर पा रहा, तो क्या वो ह्यूमन कहला जाएगा? नहीं ना। ऐसा कल को हम कुछ और नई बीइंग बन गए, तो क्या हम ह्यूमन कहलाएंगे? नहीं, कोई और पर्सनालिटी कहलाएगी, कोई और ट्रेट बन जाएगी हमारी। तो यहाँ हमें एक और समझ आने चीज़ आती है कि केवल ह्यूमन की आइडेंटिटी दो नहीं है, ना तो खाली इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस है, ना खाली हम एक लिविंग बीइंग है कि कॉन्शियसली यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं, बल्कि थर्ड चीज़ और आती है कि हमारे अंदर बतेरी टूल्स एंड ऑपरेशंस अप्लाई होते रहते हैं। हम एक ऐसी मशीन है जो बार बार बदलती रहती है। कौन बदलता है? नेचर बदलता है। नेचर कितने टाइप के? 3 टाइप के नेचर है, एक जो हमारा क्रिएटर है, एक जो हमें ऑपरेट कर रही है, एक जो हमें कंट्रोल कर रही है, ठीक है। कंट्रोल कौन करेगा? हमारा वातावरण, हमें, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी। तो एक पीपल दूसरे पीपल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑपरेट कौन कर रहा है? जहाँ हम जी रहे, जहाँ हम खा रहे, जहाँ हम पी रहे, जहाँ संघर्ष कर रहे हैं, ये सारी चीज़ क्या है? ऑपरेटिंग। थर्ड चीज़ क्रिएटिंग। हमें क्रिएट किसने करा है? नेचर ने क्रिएट करा है, एक पार्टिकल ने हमें क्रिएट करा है, ठीक है। तो यहाँ हमें समझ में आया कि क्रिएट, ऑपरेट और कंट्रोलिंग, ये 3 है नेचर, ठीक है। और इन तीनों ने ही हमें बिल्ड करा है एज अ पर्पसली। और जब हमें पर्पसली बिल्ड करा तो हमारे अंदर नए नए ट्रेड्स आए, नए नए फ्यूचर्स आए हैं। हम केवल इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि हम इमोशनली कनेक्टेड भी रहते हैं। हम केवल एक कॉन्शियसली यूनिवर्सनली कनेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर यूनिवर्सनली कॉन्शियसली कनेक्ट होते तो केवल हम लॉजिक ही मानते, पर कई जगह हम लॉजिक को छोड़कर इमोशनली बह जाते हैं। क्यों? हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, हम इन्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल हो जाते हैं। हर लिविंग बीइंग, हर रोबोट इन्वायरमेंट के हिसाब से सुटेबल हो सकता है, ठीक है, मेनली। बट हम ह्यूमन मेनली कहलाते हैं अपनी इंटेलिजेंस से, हम ह्यूमन मेनली कहलाते हैं अपने एग्जिस्टेंस से, कि हम एक लिविंग बीइंग है, कॉन्शियसली यूनिवर्सली कनेक्टेड है। और थर्ड चीज़, हम ह्यूमंस कहलाते हैं एज पर हमारे पूरे होल सिस्टम से, या इसे होल सिस्टम कहते हैं। होल सिस्टम का मतलब है पूरे सिस्टम से हम अपना एक ह्यूमन ट्रेट पर दिखाते हैं। पूरा सिस्टम क्या हो गया कि मैं इस समय एग्जिस्ट कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन। ये रिप्रेजेंट किसके बेसिस पर कर रहा हूँ? मेरी ट्रेट है इंटेलिजेंट हूँ मैं, ठीक है। मैं एक इंटेलिजेंट भी हूँ, एक लिविंग बीइंग भी हूँ, तो मैं एक ह्यूमन कहलाता हूँ एनिमल्स की कैटेगरीज में। अब जो ये ह्यूमन है, ये बात कौन कर रहा है? ये डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एज ए ह्यूमन। जब ह्यूमन अपने बारे में बता रहा है, डेट मीन मैं यहाँ ये एक चीज़ समझ में आ गया कि मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कोई मैनुअली कोई वो नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। ये होल सिस्टम है जो अपने आप की आइडेंटिटी बना रहा है। ये होल सिस्टम है जो अपने आप में न्यू कुछ चेंजेस होने के कारण कुछ एरर्स अपने आप क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ हमें मैनुअली इजीली हमें समझ में आ गया कि 3 आइडेंटिटी है ह्यूमन की। तो होल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम स्टडी मेनली। तो होल सिस्टम में मैंने सीधी सी बात यही कही कि होल सिस्टम इसलिए क्योंकि डिस्क्राइब कौन कर रहा है? हम। बोल कौन रहे हैं? हम। तो ये हम बोल रहे हैं, हम अपने आप में डिस्क्राइब कर रहे हैं, डेट मीन हम अपने आप को एक वेरिएंट समझ रहे हैं, मतलब हम ओवरऑल चेंज हो चुके हैं। हम वो रोबोट है ही नहीं जो क्रिएटर द्वारा बनाए गए हैं, बल्कि हमारा क्रिएटर ने हमें दोबारा बना दिया है। हमारे नेचर ने हमें न्यू फॉर्म दे दी है। तो हमारी फॉर्म्स बार बार चेंज होती रहती है, हम नए नए वेरिएंट्स में आते रहते हैं। बट हमारी जो ऑल ऑफ कॉन्शियस हमारी सोल होती है जो कि चेंज नहीं होती, एज अ मतलब समझ लो ऐसी आइडेंटिटी जो बदलती नहीं है, वो ट्रांसफ़र होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी का जो रियल आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती, बट पैटर्न्स चेंज होते हैं।
हीट पैटर्न्स अलग हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ पैटर्न्स मूविंग है। पैटर्न्स आपके यूँ नहीं कह सकते पैटर्न्स हर चीज़ में होते, नहीं होते हर चीज़ में। एक स्टैटिक चीज़ में पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि द मास कंटेन होगा। कोई कंटेन मास में पैटर्न नहीं मिलेगा, पर उस कंटेन मास को जब मूविंग करा दोगे तो तुम्हें उसका डेंसिटी जो इन्वायरमेंट में चेंज होता हुआ मिलेगा, वो तुम्हें दिखा देगा या कि दिस इज़ द रियल, क्या बोलते हैं वो है कि रियल पैटर्न मैच हो रहा है। अब ये पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? कोई मैटर या मास किसी इन्वायरमेंट में यूनिक टाइप का अपना वेट रखता है। जब वो मूविंग हो रहा है तो फ्लक्चुएशन कर रहा है, किस में कर रहा है? इन्वायरमेंट में। एवरी पैटर्न आर मेक इन इन्वायरमेंट, हर पैटर्न मेक होता है इन्वायरमेंट में, हर पैटर्न डिस्ट्रॉय होता है इन्वायरमेंट में, और पैटर्न कंसाइडर्ड ही होता है इन्वायरमेंट में। 3 चीज़ बताई थी मैंने, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। ये मेरी आंखें सब्जेक्टिव जो इसे परस्यू कर दिया, ये मेरी आंखें पर सब्जेक्टिव। कोई पैटर्न बन रखा होगा मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी ने ऐसा पैटर्न बना रखा होगा कि मुझे ये रंग लाल ही दिखेगा, सामने जो रंग है वो लाल दिखेगा, ठीक है। किसी और जानवर को, कोई और विंग को अलग दिख सकता है। तो मान लो मेरी आंखें ने ये पैटर्न बनाएगा, मेरी आंखों का ये इन्वायरमेंट हो गया। प्रोजेक्शन जो लाइट आ रही है वो जितनी इंटेंसिटी होगी, इंटेंस होगी, हाई होगी, तो उसका एक सिमिलर पैटर्न होगा मेरे इन्वायरमेंट के जो पार्टिकल्स है, जितनी लाइट मेरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये पार्टिकल्स बड़े धुलने हो गए, बहुत डिस्टर्बेंस हो गए, तो क्या वो इमेज मुझे दिख जाएगी सामने वाली? नहीं दिखेगी, रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फैलाव कर जाएगी अपने आप पे, बैंड हो जाएगी। तो यहाँ में ये समझ में आया कि फर्स्ट प्रोजेक्शन का भी एक पैटर्न है इन्वायरमेंट, थर्ड उस ऑब्जेक्ट की खुद की एक आइडेंटिटी है। तीनों मिलके मुझे परस्यू हो रही है, एक जानकारी दे रही है, आइडेंटिटी। मेनली यही समझ है। मैंने बहुत पहले क्या बोलते हैं, जब मैं 12-13 साल का था, 12-13 नहीं 14 साल का, 11वीं क्लास में था मैं, तो मैंने फिजिक्स की ऐसी मतलब, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज तो आती नहीं थी, उसको देख के कोई भी व्यक्ति यूँ कह सकता है, या रियलिटी में कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकर सोचता कैसा होगा। हमें दिखाते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकर जैसे लाइक रामानुजन की चीज़ें मैथमेटिकली लिख दी ना। जब वो चीज़ें लिखते हैं उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, रियलिटी है। लैंग्वेज सीखी नहीं है तो कहाँ से ला देंगे? लैंग्वेज सोसाइटी की होती है। वो अपनी मन की मानसिकता बहज लिख रहे हैं। जब वो अपनी मन की बहज लिख रहे हैं तो उसका ना तो कोई पैटर्न है जो हम समझ सकते, तो अलग ही लैंग्वेज में लिखी होती है। ऐसी मैंने जब अलग लैंग्वेज में, तो मैंने विजुअल्स में दिखा रखा है, यूँ तारे बना के यूँ लाइट रिफ्लेक्ट वो ये कर रही है, तो सारी चीज़ें बता रखी मैंने ऐसे उसमें। उसे देख के कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, समझने में उसे टाइम लग जाएगा, देखिए कौन सा, पर जब समझेगा तो उसे पता चलेगा। इसलिए बहुत दूर तक की लिख रखी चीज़ें। मैं सबसे पहले एक मैथमेटिशियन ही हूँ, फिर सेकंड फिजिशियन भी हूँ, तो बतेरी चीज़ें बनता क्या हो, फिलोसफर, ये सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे बनता क्या हूँ। मेनली अब भी मेरे में ट्रेड फिजिशियन वाला है, जो कि दिखता है कि मैं चीज़ें क्रिएट कर देता हूँ। यही मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर बनाता है मेनली, और यूनिवर्सल यानी इक्वेशंस वगैरह सब कुछ। ये जो उम्र चल रही है मेरी 17 से 18, जब तक मैं 17 से कम का था, 16 साल का, 16 साल में मैंने कही थी कि मैं ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान जान लूँगा। तो रियलिटी में मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है, पर सब फैक्ट है। फैक्ट मतलब जो सच्चाई है, जो दिखता है। ब्लैक होल के बारे में लिख रखा, सब कुछ लिख रखा, कोई लैंग्वेज में नहीं लिख रखा, कोई लॉजिकल स्टेटमेंट्स नहीं है। लिख रखा है राइट है, करेक्ट है, बस ठीक है, ट्रूथ लिख रखे है। पर ऐसे क्या वो रियलिटी में ट्रूथ है? नहीं। ट्रूथ मतलब वो चीज़ जो दिखती है, वो दिखनी नहीं, वो सिर्फ सच्चाई लिखी है, बट कोई अलग लैंग्वेज में जिसे कोई समझ नहीं सकता। 16 साल की आयु में मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी, और 16 साल की आयु में मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं करी थी, डायरेक्ट अपने मन से लिखता चला गया, जो मन में आया लिखता चला गया। 17 साल की आयु में जब अब हूँ 18-17 साल की आयु में, अब लॉजिक का काम कर रहा हूँ, लॉजिक में पूरी कमांड पकड़ रहा हूँ। 19 वर्ष की आयु में लॉजिक फैक्ट दोनों, मतलब फिर वहाँ पे मुझे लॉजिक तंग नहीं करेगा। 17 से 18 लॉजिक क्यों तंग कर रहा है? मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो कंप्यूटर चलाते चलाते कह रहा हूँ यार आ ही नहीं रही चीज़ें। ये लॉजिक की स्टेट्स होती है, जब आपको आती नहीं तो आप टेंस होते हो, आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और बेटरली वर्क करता है। जब मैं कोई चीज़ वर्क कर रहा हूँ, एज अ मान लो कि कोई चीज़
लिख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये जान रहा हूँ, तो समझते टाइम पे मुझे प्रॉब्लम सारी फेस हो रही है। ये लॉजिक का ही पार्ट होता है। जब आप रियलिटी को, मैंने कल्पना करी मैं हवा हवा में उड़ रहा हूँ, फिर से मैंने बता दिया, उदाहरण वही मैं इसलिए दे रहा हूँ बार बार क्योंकि ये मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। डिप्रेशन मतलब कि सुसाइड टाइम पे जो होता है, सुसाइड बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उससे रिलेटेड मेरे लिए बहुत ये फेवरेबल है कि एक बार मेरा माइक डाला ज़्यादा वर्क करने लग गया था और क्या बोलते हैं, मैं डिप्रेस हो गया था एज अ सुसाइड के लिए। तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी वीडियो देखी, तो मेरे को जानकारी, अरे कुछ नहीं है, ये रियलिटी में बनाना है तो लॉजिक पकड़ो, ठीक है। तो फिर वहाँ मैंने सब चीज़ें जानी, तो मेरे लिए यही बेटर ली। मैंने कल्पना करी आसमान में उड़ने की, हवा में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये था फैक्ट। मैंने सोचा तो सही, जब मुझसे रियलिटी में गया तो मुझे प्रॉब्लम्स आई। यही लॉजिक बनाती है रियलिटी में कि कैसे चीज़ों को फेस करना है। कहने को आसमान में उड़ना पॉसिबल था, वो मैंने कर लिया प्रेडिक्ट। कैसे उड़ूंगा, हवाई जहाज में उड़ूंगा, पर हवाई जहाज बनाने के लिए जब मटेरियल की बात आई तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आई। तो ऐसे लॉजिक बिल्ट होता है। जब मैं चीज़ें ढूंढूंगा, फाइंड करूंगा, तो लॉजिक फाइंड करूंगा, मैं उसका समाधान ढूंढूंगा, सोल्यूशन ढूंढूंगा, टेकल करूंगा। तो ये प्रॉब्लम, मैं अभी जैसे बीच में शॉर्ट्स चला रहा, क्या इससे पहले मैं शॉर्ट्स चलाता था 16 साल की आयु में? नहीं, बहुत कम चलाता था। अपने रिलेटेड पढ़ाई करता था, किताबें वगैरह पढ़ता था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करती थी। दिक्कत करती थी थोड़ा मोटा लैक ऑफ फोकस करता था, पर वो हो जाया करता था बिलीव, पर मुझे कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं करती थी। सीक्वेंशियल पढ़ाई प्रॉब्लम करती थी। पर अब फ़ोन चलाते टाइम पे आलस आता है कि मैं भी इन चीज़ों में फंस रहा हूँ। क्यों? अब लॉजिक पकड़ना है, अब लॉजिक जानना है क्यों फंस रहा हूँ। ह्यूमन ट्रेट है तो कैसे बदला जाए, ये दिमाग में मेंटेलिटी बनती चली जाती है लॉजिक के साथ। लॉजिक आपके ब्रेन को साफ करता चला जाता है। फैक्ट, कोई चीज़ आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, आप खुश हो, फेवरेबल, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक समय आके आप यूँ कहोगे मैंने सब कुछ कर लिया, मुझे अब धरती से जो जाना है, क्यों यहाँ कुछ ही नहीं रखा मेरे लिए। ऐसा क्यों होता है? जब आपका ब्रेन सब कुछ ऊपर ऊपर कर चुका होता है, सारी खुशियाँ पा लेता है, तो फिर उसको मज़ा नहीं आना बंद हो जाता है। कह रहा हूँ ना कि जहाँ हर चीज़ फेवरेबल मिल रही हो वहाँ फिर बोरिंगनेस आने लग जाती है, और जहाँ सुख दुख दोनों मिलते हैं वहाँ उतार चढ़ाव चलता रहता है, मज़ा आता रहता है। तो जहाँ चेंजिंग होती है वहाँ मज़ा आता है, और जहाँ चेंजिंग नहीं होती वहाँ मज़ा नहीं आता। बाल वाइट हो रहा है क्या ये? फिर तो मैं वाइट बाल वाला बनूंगा। मेनली मैंने बात करी इन चीज़ों में, कंपोनेंट्स पे, ठीक है। इंटेलिजेंट पे हम केवल इंटेलिजेंट निकलाते, यूनिवर्सल कॉन्शियस निकलाते, हम पूरा एक होल सिस्टम कहलाते हैं। चेंजिंग कौन कर रहा है? नेचर कर रहा है। सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेसिस बता दी। पैटर्न कॉग्निट, चलती हुई चीज़ में पैटर्न होता है, जरूरी नहीं हर चीज़ में पैटर्न हो। क्यों? क्या इन्वायरमेंट का कोई पैटर्न है? क्या ये इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है? कोई सिमुलेशन दूसरी सिमुलेशन से कनेक्टेड है? तो जब तक जॉइंट्स है, एक सेट दूसरे सेट से रिलेटेड है, जब तक उनके बीच में एलिमेंट्स जॉइंट है। यदि हमने दोनों सेट को डिसजॉइंट कंसाइडर कर दिया तो उनके बीच में कोई भी फासला नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है मतलब कोई भी पैटर्न नहीं है। दोनों, एक पश्चिम का है तो एक कहीं उत्तर का। मैंने पश्चिम से पूर्व क्यों नहीं कहा? क्योंकि पश्चिम पूर्व में लगा सकते हो लॉजिक, अपोजिट है, तो इसलिए डायरेक्शंस कोई नहीं पता, कोई पार्टिकल कहाँ पड़ा है, कोई पार्टिकल कहाँ पड़ा है, कोई फिक्सेस नहीं, कोई पता नहीं है, कुछ नहीं पता। तो वहाँ मतलब लॉजिक नहीं चल रहा। लॉजिक जहाँ नहीं चल रहा हमारा मतलब समझ लो पैटर्न नहीं है। हर चीज़ लॉजिक है। एब्सोल्युटली। क्यों कह रहा हूँ एब्सोल्युटली? क्योंकि आप एक सिमुलेशन में हो। आप कोई ये नहीं कि चल दिए आसमान में। हाँ, तो मैं पहले बता रहा था, एक बार मैंने कहा था बाद में बता दूंगा या मैं भूल गया। एक फौजी या एक डॉक्टर हज़ारों मरीजों को वहाँ पे देखता है हॉस्पिटल में, और ये कंसाइडर कर लेता है रियलिटी में लॉजिक ही सब कुछ है, ठीक है। जीवन में कि जीवन में मॉडर्न साइंस ही सब कुछ है और कुछ है ही नहीं, ठीक है।
एक मिलिट्री में मारता हुआ फौजी ये सोच लेता है इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इंसान कंसिडर करता है। हाँ, उसकी बात सही है, सही सबकी बातें होती हैं, जिसने परखा होता है, जिसने जाना होता है, सबकी बातें सही होती हैं। पर इसी को मैं अब यहाँ पे पैराडॉक्सिस को ब्रेक कर देता हूँ। मेनली क्या आपने एज अ गॉड की तरह कंसोल को अपने अंदर समा कर समझ लिया? क्या केवल ध्यान चिंतन करके परसेप्शन बनाया है, या एज अ गॉड की तरह आपने सोचा ये दुनिया रियलिटी में चलती कैसे होगी? क्या आपने कभी यूँ सोचा है कि अगर मैं ऐसी दुनिया बनाऊँ और उसे ऑपरेट करूँ तो वो ऑपरेट वर्ल्ड जो मुझे अभी सर्कमस्टेंस दिख रहे हैं, क्या वो मुझे अपनी सिमुलेशन में भी दिखेंगे? तो मुझे पता चलेगी रियलिटी में कि लॉजिक एक जगह तो यूँ भी कहता है कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और लॉजिक एक जगह यूँ भी कहता है कि हम सिमुलेटेड हैं। लॉजिक एक जगह कहता है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, लॉजिक एक जगह ये भी कहता है कि क्या बोलते हैं, गॉड एग्जिस्ट करता है बिकॉज हम एक सिमुलेशन में हैं, हम में चीज़ें रिपीटेड हो रही है। तो क्या है ये? लॉजिक अपने आप पे इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है। जैसा समझोगे वैसे दिखेगा, तो आप लॉजिक कैच करोगे। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव कुछ और, प्रोजेक्टिव कुछ और, सब्जेक्टिव कुछ और, तीनों लॉजिक बना रहे हैं अपने अपने। ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक आ रहा है, सब्जेक्ट चीज़ ट्रांसफ़र कर रही है, कोई एब्स्ट्रैक्ट या कोई एनर्जी अलग अलग फॉर्म में कर रही है, गई यहाँ से हीट वेव, पहुंची वहाँ पे साउंड वेव, टोटली चेंज हो चुकी। तो जब टोटली चेंज हो चुकी पर हमें ये समझ में आ रहा है एनर्जी ही, तो हमें वहाँ पे दो लॉजिक मिले, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक फैक्चुअल लॉजिक। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक वो जो कि हमें उसकी रियल पहचान दे रहा है कि यही इसकी यूनिवर्सल टर्म है कि एक एनर्जी है। फैक्चुअल लॉजिक ये कि हमें जो पाया वो साउंड लॉजिक है, तो साउंड टाइप का पैटर्न मिल गया हमें। यही होता है रियल लॉजिक, इंटेलिजेंस जो हमें परस्यू होता है। वरना कहने को तो सेट के अंदर एलिमेंट्स है, एक सेट दूसरे सेट से डिस्जॉइंट है, पर है तो दोनों सेट। तो लॉजिक तो यहाँ भी बैठता है कि दोनों कनेक्टिव है, किसी ना किसी यूनिवर्स में कनेक्ट हो रहे होगे, आपस में पढ़े होगे, या दो पॉइंट्स पढ़े, कहीं भी पढ़े हैं, कहीं भी मतलब पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी पढ़े हैं दो पॉइंट, हम कह गए ब्रह्मांड में तो पढ़े हैं, ब्रह्मांड से बाहर तो नहीं पढ़े होगे, तो ये भी लॉजिक है। तो सिंपली से मैंने तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है। मैं जो बात करना चाहता था मेमोरी कॉन्सेप्ट में बात करना चाहता था कि इंटेलिजेंट का एक मेन कंपोनेंट है मेमोरी भी, उस पर बात करूँगा मैं। जो मैंने अभी बात डिस्कस करी है वो मैंने डिस्कस करी है केवल इंटेलिजेंट, एक ह्यूमन की एग्जिस्टेंस खाली इंटेलिजेंस में नहीं है, खाली यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस में नहीं है, और थर्ड चीज़ उसके होल सिस्टम में नहीं है। होल सिस्टम चेंज होता है नेचर द्वारा मेनली। ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना क्योंकि आजकल मैं सुनना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ, तो सुनने से ज़्यादा मैं ज़्यादातर रिवीजन से ज़्यादा रियलिटी मुझे रिवीजन करना चाहिए। मैं चीज़ें फाइट कर रहा हूँ, रियलिटी सही है, जो कर रहा हूँ वो सही है, धीरे धीरे सीख ही जाऊँगा। जहाँ गलत कर रहा हूँ वहाँ कल आ जाएगी तो दोबारा अपना आप मुड़ जाऊँगा। ये होती है ग्रोथ की चीज़। ग्रोथ हमेशा वो रास्ता नहीं है कि जहाँ बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो, गलत रास्ते चल रहे हो तो आपको अकल आ जाती है, जिस समय अकल आई उस समय वापस आ जाओ तो सुधर जाएगा। क्योंकि प्रोडक्टिव चीज़ें बहुत होती है। मैं जो बताना चाह रहा था मेनली वो बताना चाह रहा था, 1000 स्टॉक से 1000 अपॉर्चुनिटी है, एक आपको सब कुछ दिलवा देगी, एक अपॉर्चुनिटी। 1000 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन में 1000 बार टाइम लगेगा। अगर एक को पहले अटैम्प्ट कर लिया जो सही थी तो सबसे पहले ही वो हो जाएगा, उससे जल्दी कुछ नहीं होगा। और वो 1000 अपॉर्चुनिटीज़ के बाद ही आपको कोई एक फाइंड होगी। तो मैक्सिमम अप्रोच मान के चलो कि 1000 प्लेस पे आपकी राइट अपॉर्चुनिटी रखी है, तो आपने 999 जो प्लेसेस है उनको पहले होल्ड करा, देन आपका जो 1000 प्लेस था उसको होल्ड करने के बाद आपने अमेजिंग रिटर्न पाया। मान लो 1000 प्लेस पे
मैक्सिमम जो अप्रोचिएटिविटी टाइम लग रहा था या अप्रोचिएटिविटी ऑफ नेचरिंग फैक्टर्स लग रहे थे, वो कुछ मैनुअली कैलकुलेटेड आया आपके। देखो मैं टर्म्स जो बात कर रहा हूँ वो फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये ना तो कंप्यूटर की टर्म है, ना ये किसी और चीज़ की टर्म है, ये फिजिक्स की टर्म है। आपको ये फिजिक्स की टर्म कैसे? मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस निकाल रहा हूँ इकोनॉमिक्स के बेस पर। हाँ, तो मेनली मैं बात कर रहा था। हाँ, तो जैसे आपने कैलकुलेशन निकाली, वो निकाली, टाइम निकाला, तो टाइम आपको पता चला कि 1000 प्लेसेस को होल्ड करने में मुझे इतना अमाउंट लगा, और इतना टाइम लगा, मान लो टाइम लगा वाई अमाउंट। अब मुझे पता अगर मेरा 998 में मिल गया या उससे पहले कहीं भी मिल गया, तो वो वाई से डिक्रीजेबल होगा टाइम। यदि मुझे फर्स्ट पोजीशन में मिल गया तो मान लो एक्स मिल गया, एक्स टाइम की फिलोस वो मिल गई, प्लेस होल्डिंग मिल गई। अब एक्स अपॉर्चुनिटी 2 में x2 टाइम लग रहा होगा। क्यों? जरूरी नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी में सब में सेम टाइम लग रहा हो, नहीं, अलग अलग टाइम भी लग सकते हैं। टोटल हमने टाइम जो मान लिया वाई टाइम मान लिया कि वाई टाइम लग रहा है हमें सारे को होल्ड करने पे, तो हमने उसकी मैक्सिमम अप्रोच लगा ली कि वाई टाइम्स पे हमें राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई और हमने अमेजिंग रिटर्न पा लिया। मैनुअली हम इससे क्या समझ रहे हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्री स्टेट्स। फ्री स्टेट्स हम पे 99 थी, जो कि डिपेंड कर रही थी वाई डेंसिटी को या वाई पार्टिकल को या वाई टाइम को या वाई अमाउंट को। रिलेटिवली फैक्टर ऑफ वाई है, ठीक है ना, मेनली। तो मैं क्यों मत समझना केवल मैं वाई को ही सारी चीज़ें कह रहा हूँ, नहीं, रिलेटिवली y1 y2 y3 वाई के सिस्टम में सारी चीज़ें होगी। भाई जो प्लेस होल्डिंग 1000 अपॉर्चुनिटी, 1000 प्लेस अपॉर्चुनिटी है, उस पर मुझे टाइम लगता है एक्स। पर क्या एक्स मुझे रियलिटी में मिल रहा है? नहीं, वो फॉल्स है, फॉल्स कैलकुलेशन है कि जो राइट अपॉर्चुनिटी होगी वो तो एक्स टाइम की ही होगी, और जो मैंने अटैम्प्ट करे, जो मैंने पार्टिसिपेंट करी है, जो मैंने मुंह मारा है या अपना टाइम वेस्ट करा है, वो वाई टाइम तक का है, वाई अमाउंट तक का है, जो मुझे रियल आंसर दे रहा है। जो 999 मेरी फॉल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किसको मेक कर रही ज़्यादातर? वाई टाइम को, वाई फैक्टर को। जो मेरी राइट 1 अपॉर्चुनिटी है, 1000 अपॉर्चुनिटी, उसका रियल कॉन्सिक्वेंस क्या है? रियल उसका टाइम फैक्टर क्या है? रियल नेचुरल फैक्टर क्या है उसका? डेंसिटी क्या है? रियल डेंसिटी उसकी है जो बीत रही है, जिसके बाद वो प्राप्त हो रहा है रियलिटी में, वो है वाई टाइम, वाई फैक्टर। और हम फॉल्स कैलकुलेशंस में बात करें, फॉल्स कॉन्सिक्वेंस में बात करें, कॉन्सिक्वेंस में बात करें, तो क्या मिलेगा कि वाई जो अपॉर्चुनिटी कितनी है, वो एक ही तो है। तो एक अपॉर्चुनिटी पे कितना टाइम लग रहा था? एक्स टाइप का कोई टाइम लग रहा था, तो टाइम कौन सा निकला है? एक्स। बट उसके लिए हमने कितने प्लेस होल्ड्स करे? 1000 की प्लेसिंग मैक्सिमम रखी। मेरी बात तो ये 1000 लिखा ऐसे जाएगा n+1, क्योंकि n आपके हो गए फॉल्स कैलकुलेशंस के, और 1 जो एक्स्ट्रा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो इसे टोटल n नहीं लिखना, n+1 लिखना है। क्यों? वो 1 बाकी n से डिफरेंट है, जो n है वो फॉल्स अपॉर्चुनिटी से, ये 1 जो है ये राइट अपॉर्चुनिटी वाला है। अब हो कौन सा पर ये पता नहीं, ठीक है ना। मेनली बीच का भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मेनली आपने अप्रोच पकड़ी, आंसर निकाला, 1000 प्लेस तक होल्ड करा, वाई टाइम लगा, फॉल कैलकुलेशन हमें ये डायरेक्ट करिए कि रियलिटी में एक्स टाइम लगना था, पर रियलिटी में एक्स टाइम नहीं लग रहा। वो रियलिटी में एक्स टाइम तब लगेगा जब हमें पहली बार में ही मिल जाए, और ऐसा लक चलता नहीं है। ये सिमुलेशन है, यहाँ पे पैटर्न्स बनेंगे, पैटर्न कॉम्प्लेक्सेस भी बनते। मान लो ये पैटर्न बना, ये पैटर्न बना, ये पैटर्न बना, ये पैटर्न बना। अब देखो यहाँ पे एक शंख बन गया। तो कुछ पैटर्न्स मेनली ऐसे बनते हैं जो राउंडिंग होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। इसे डायप्लोटिक थीसिस के बारे में हम तो और समझ सकते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा एवरी पॉइंट आपका डायप्लोसिस में बनता है, हर पॉइंट आपका डायप्लोसिस में बनता है। यहाँ से स्ट्रक्चर बनना चालू होगा, अलग अलग डायमेंशंस यहाँ पे आते चले जाएंगे, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने आने होंगे 1,66,048, और आखिर में आके उसी एक सेम डायमेंशन पॉइंट पे मैच हो जाएगा।
तो ये हमें समझ में आएगा दिस इज द पैटर्न। कोई मास ऊपर गया नीचे गया किसी भी तरीके से जा रहा हूँ, पर हमें पता चलेगा जब स्टैटिक होगा तो उसी पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन से गया था। क्या प्लेसेस चेंज हो गए? हाँ, डायमेंशन चेंज हो गए। तो डायप्लोसिस भी तो ये बता रही थी, टाइम तो बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, फैक्टर्स कुछ चल जाएंगे, बट आपकी स्टेट एक जगह से गई दूसरी स्टेट में चेंज होगी किसी और, जहाँ आप नॉन लिविंग हो, देन आप वापस एक होल से निकले और आप लिविंग हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे ही है कि यहाँ पे पूरा शंकु बन रहा है, शंख बन रहा है, और शंख बनने के बाद यूँ। तो ये देखो, ये पॉइंट यूँ गया तो ये आ गया शंख, और ये शंख आने के बाद वापस उसी पॉइंट पे क्लियर होके निकल गया, बस ऐसे। डायप्लोटिक्स एवरी पॉइंट पे काम करती है मेनली। स्ट्रक्चर्स और भी बन सकते हैं, जो नहीं केवल सर्कुलर ही बने हर चीज़, पर सर्कुलर आइडियलाइज्ड होती है, हमारी थिंकिंग होती है एज अ। मैंने पहले बताया होल सिस्टम कौन है, हम। बता कौन रहे, हम। कह कौन रहे, हम। सुन कौन रहे, हम। क्योंकि हम चेंजेस हो रहे हैं बार बार। सुना किसको रहे हैं? खुद को, सेल्फली। मेनली मैंने डिटोरेट करा यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में, और साथ ही मैंने यहाँ पे डिनोटेट करा कि कैसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंट कहलाते हैं, कैसे हम एक ह्यूमन क्या बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहलाते हैं, कॉन्साइस यूनिवर्स कहलाते हैं। ठीक है, और थर्ड चीज़ हम कैसे एक होल सिस्टम कहलाते हैं जो नेचर के हिसाब से चेंज होता चला जाता है। तो 3 चीज़ों पर बात करिए, कंप्लीटेड ये वीडियो। इस वीडियो में मैंने यही चीज़ डिस्क्राइब करी है कि टोटली हम कैसे लॉजिक बिल्ड करते हैं, लॉजिक किस तरीके से काम करता है, क्योंकि लॉजिक आपका रिलेटिवली सब चीज़ें यही बताता है कि क्या चल रहा है रियलिटी में। आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये उम्र जो है मेरी 17-18 की, ये लॉजिक की है, तो यहाँ टेंशन होगी, बतेरी चीज़ आएगी, दिक्कत आएगी, पर ये दिक्कतें ही सिखाएगी, और मैं इन चीज़ों से पीछे नहीं हटता कभी भी। पर समय जब बीतता है और बीत रहा होता है तो मन में कभी कभार आती है, क्यों रे कम वक्त, क्यों लिखी थी ऐसी नीति। होता है, क्योंकि अभी कष्ट झेल रहे, झेलने के बाद लगेगा सही झेली थी, सही करी थी। तो बने रहो तो ज़्यादा बेहतर, नहीं बने रहोगे, टूटोगे, कहीं और फैल जाओगे, कहीं और चले जाओगे। आप क्या लाइफ एक जीवन समझते हो? मैं अनंत काल तक जीवन जानता हूँ। इस जन्म में कुछ नहीं कर पाया, अगले जन्म में कर लूँगा, उसमें कुछ नहीं कर पाया, उससे पिछले जन्म में कर लूँगा। पर जब बिता रहा हूँ टाइम, तो मुझे रियलाइज़ होता है यार ये जन्म ही बहुत लसम है। जब मुझे 1 घंटा बिताना है तो वो 1 घंटा मेरे लिए इन्फिनाइट पहुँच जाता है। पर जब मुझे कहना होता है केवल 1 घंटा ही तो है, तो ये हमारा ब्रेन इस तरीके के नमूने पैदा करता है। 2 तरह के होते हैं ना, स्वयं और एम। तो स्वयं जो है फॉल्स कॉन्शियसनेस, वो कहता है 1 घंटा ही तो है। एम कहता है वरना 1 घंटे में क्या क्या सिखा दूँगा तुझे, तुझे ये नहीं जान सकता। तो ये चलता रहता है कन्वर्सेशन। मैंने कहा ना, ये 2 हराम के पिल्ले पूरी सृष्टि को इधर से उधर खिलाते रहते हैं। अगर सृष्टि को चलाना है ना तो इन दोनों को पकड़ के एक जगह बिठा दो। और दोनों कौन है? आई एम। सीधी बात, मैं एक अकेला नहीं हूँ जो ऑपरेट करता है। जैसे मेरी बॉडी है, मैं इस बॉडी को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मैं बॉडी को केवल अकेले बॉडी ऑपरेट नहीं कर रहा। अगर अकेले ऑपरेट कर रहा होता तो जो मैं एब्स्ट्रैक्ट लाता वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं लाता, वो एब्स्ट्रैक्ट मेरी ट्रू कॉन्शियसनेस लाती जो यूनिवर्स से कॉन्साइज है। जब भी मैं सारी चीज़ें ले आता हूँ बिन यूट्यूब में देखे, बिन कई वीडियो से देखे, बिन किसी बुक को पढ़े हुए, मैं अपने आप से सारी चीज़ें डिस्क्राइब बोल देता हूँ। मुझे नहीं पता कैसे बोल देता हूँ, पर बोल देता हूँ। मुझे नहीं पता कैसे मैं बता देता हूँ ये सारी लॉजिक्स वगैरह, पर बोल देता हूँ, बता देता हूँ। तो यूनिवर्स से कॉन्साइज तू। सेकंड चीज़ें झेल लो तो हाँ यार कितना टाइम लग रहा है, वो लग रहा है। तो ये जो प्रभावित हो रहा हूँ, इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ इन्वायरमेंट से, स्टेट से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, तो ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करी? ये चीज़ डिस्क्राइब कर रही है कि मेरे अंदर एक फॉल्स कॉन्शियसनेस भी है, एक ट्रू कॉन्शियसनेस भी है, और दोनों को कंट्रोल कर लूँ तो उस समय मैं खुश होता हूँ कि आई एम द गॉड। तो गॉड हर कोई है, पहली बात तो गॉड हर कोई है जिसने यूँ समझ लिया कि नेचर कुछ नहीं है, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा अगर हल्का सा भी हो रहा है तो आई एम द गॉड, और जब नहीं हो रहा तो गलती देखो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो आई एम द कौन कहलाऊँगा फिर मैं? आई एम द ह्यूमन, आई एम द रियलिटी। अब मैं कोई कल्पना नहीं हूँ, कल्पना में मैं गॉड हूँ।
और रियलिटी में मैं एक ह्यूमन हूँ, एक इंटेलिजेंट पर्सन जो जानता है कैसे करना है, क्यों करना है और किस तरीके से पहुँचा जा सकता है। ठीक है, मान लो मैंने कहा हवा में उड़ना है, कल्पना में मैंने कर लिया आसमान में उड़ता परिंदा उड़ता चले जाऊँ। ठीक है, अब रियलिटी में नहीं उड़ पाया, मन की कल्पना हो गई, तो कोड के जो कोड हाई पीक लेवल पे चल रहा था वो तो नीचे आके बैठ गया। ठीक है, तो अब दिमाग में थोड़ा डिप्रेशन आया, कुछ नहीं जिंदगी, कोई फायदे की नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम, चलो सुसाइड करने, कोई फायदे की नहीं जिंदगी, अगले जन्म में दोबारा आके करेगी। देखो ये तो थोड़ा सा ये पता रहता है मुझे कि जन्म में एक नहीं है, अनेक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या हुआ, हवा में ऐसे नहीं उड़ पाए, हवाई जहाज बना के उड़ लेते हैं बस। दिस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस बिल्ड कैसे करती है, ऐसे बिल्ड करती है। गॉड बन नहीं सकते, परफेक्ट बन नहीं सकते, आइडियलिस्ट बन नहीं सकते, पर आइडियलिस्ट को अप्रोच तो कर सकते हैं, एक परफेक्ट की तरह जान तो सकते हैं। मानना कि होल सिस्टम को कुछ भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, हर किसी में फिजिक्स और लॉजिक्स लग रहा है। ठीक है, पर वो लॉजिक और फिजिक्स अपने आप में डिक्लाइन भी कर रहा है कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करता है, और अपने आप में डिक्लाइन भी कर रहा है गॉड नॉट एग्जिस्ट करता है। बस मानना मेरा है, मैं किस तरफ मान रहा हूँ, यदि मुझे गॉड बिलीव में है तो जब तक गॉड बिलीव में है, जब तक मैं हवा में उड़ रहा हूँ सपनों में, तब तक गॉड है। और जब सब में मुझे रियलिटी का हल्का सा चक्का भरा तो मैं सोच रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, हम गॉड बन जाते हैं, हम बिल्ड कर लेते हैं मैनुअली, और क्या। बस ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, पर वो हमें मॉडिफाइड कर देगा एज अ गॉड पर्सनैलिटी। हम परफेक्ट बन जाते हैं, जरूरी तो नहीं ना हमें जीवन में आके कोई बढ़िया चीज़ सिखाए, हम सिखाने लग जाते हैं, यदि कोई नहीं सिखा रहा तो हम सिखाते हैं, बस दैट इज़ द पॉइंट। गुरु शिष्य में सब कुछ पूर्ण ब्रह्मांड है। क्यों, गुरु शिष्य है कौन, अहम और स्वयं। दैट्स द टू पर्सनैलिटीज ऑफ क्रिएटर ऑपरेटर, आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द स्टेट, वॉचर एंड कंट्रोलर। वॉचर और क्रिएटर कौन है, क्रिएटर वो जो सृष्टि के अंदर है, शरीर के अंदर है, जो क्रिएट कर रहा है स्वयं। वॉचर कौन, जो दूर से देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा, चेंज अलग है। ऑपरेटर कौन, जो चला रहा है सृष्टि के अंदर। और कंट्रोलर कौन, जो बाहर से कंट्रोल कर रहा है। तो 4 स्टेट्स है मेरी। मैं एक राइटर भी हूँ, मतलब एक फिलोसोफर, मतलब वॉचर। मैं एक क्रिएटर भी हूँ, इन्वेंटर भी हूँ, ठीक है, ऑपरेटर भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और फोर्थ एक कंट्रोलर, एक लीडर, एक पॉलिटिशियन भी हूँ मैं। ठीक है, तो चारों हूँ मैं मेनली। तो कल्पनाएं भी बनाता हूँ, प्रकृति भी बनाता हूँ, संसार भी चलाता हूँ, और साथ में वास्तविकता भी अपने अनुसार बनाता हूँ, या चलाता हूँ, या कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, 4 स्टेट्स। अब मैं बात करूँगा मेमोरी पे।